बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है के साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम से एक बार फिर एतमाद का वोट मांग लिया है। क्या अवाम आइंदा इंतखाबात में नारा लगाएंगे कि एक बारी फेर शेर, या मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी और वादों और नारों के बावजूद महंगाई में बेपनाह इजाफे और बदतरीन मुआशी सूरत हाल के बाद इस बार नून लीग को अवाम से वोट मिलना मुश्किल होगा। चेयरमैन पीटीआई की सियासत से माइनस होने के बाद अब तरीके इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, और चेयरमैन पीटीआई को जेल में सी क्लास देने पर तरीके इंसाफ की कोर कमेटी को तशवीश है। 5 अगस्त की गिरफ्तारी पर 9 मई जैसा रद्द-ए-अमल क्यों नहीं आया, और आइंदा इलेक्शन में किसी भी किस्म की ताखीर को रोकने के लिए सेनेट में करारदाद से क्या कोई फर्क पड़ेगा। रिजवाना तशद्दुद केस में मुलजिमा की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन क्या कमसिन बच्ची को इंसाफ मिल पाएगा। इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, नज़ीर लगारी साहब, और हमें ज्वाइन करेंगे हसन रजा पाशा साहब। रिजवान रजी साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। क्या एक बार फिर से एतमाद का वोट जो है मांगा गया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से, अवाम एक बार फिर एतमाद करेगी? देखिए, PMLN के पास पिछले 15 माह की जो भी कारकर्दगी है वो इस काबिल तो नहीं है कि वो उसके ऊपर जाके अवाम को कह सकें कि वो उन्हें वोट करें। तो अब उनके पास जो एक, जिसे कहना चाहिए, एक हथियार जिसको वो समझते हैं या जिसका वो चाका दे सकते हैं पंजाबी में, वो जनाब नवाज शरीफ साहब की शख्सियत है कि मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा कि पता नहीं मियाँ साहब आके क्या सांप निकालेंगे। हालांकि मियाँ साहब ने जो भी सांप निकालने हैं वो सपेरों की इसी टीम के ज़रिए ही निकालने हैं जो जनाब शहबाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द पाई गई है। कोई इतना बड़ी कोई अचीवमेंट भी नहीं है। महंगाई ने अवाम की ज़िंदगी जीरन कर दी है। इस महीने के बिल फिर आने वाले हैं बिजली के, और आप देखिएगा कि क्या क्या किस नस्ल का तबर्रा नहीं होगा इनके ऊपर और इस हुकूमत के ऊपर, और इसके अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं वो भी इसके ऊपर जूते बरसाएंगे। तो मेरा मतलब ये है कि इस कारकर्दगी के, ये जो महंगाई है, ये जो महंगी बिजली है, लोगों की कम होती हुई आमदन है, बेरोज़गारी का लेवल है, इसमें तो आप जाके कुछ पेश नहीं कर सकते ना अपनी बैलेंस शीट। तो एक जो सरप्राइज हथियार है, जो सरप्राइज है, वो उन्होंने रखा हुआ कि नवाज शरीफ आके पता नहीं क्या कर देंगे। हालांकि नवाज शरीफ साहब ने इन्हीं के ज़रिए करना है। तो इस तरह की बात की जा रही है। लेकिन मैं बहरहाल एक बात जो है, पता नहीं आपने वो टॉपिक रखा है आज के नहीं, अपना इमरान खान साहब के जेल जाने का, मैं उस पर थोड़ी सी बात अगर आप मुझे। बिल्कुल है, अच्छा, तफसीली गुफ्तगू का मौका मिलेगा आपको। फिर बाद में करेंगे। ठीक है नज़ीर लगारी साहब, ये जो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी रही है और जिस तरीके से महंगाई में बेपनाह इजाफा हुआ है, बदतरीन मुआशी सूरत हाल है, इसके बाद भी वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जल्द वापस आकर पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे, बस अवाम एक बार फिर से एतमाद कर लें। आपको लगता है कि एतमाद करेगी अवाम? अवाम तो एतमाद करते आए हैं और अवाम को जिस रास्ते पर लगाया गया अवाम उस रास्ते पर लगे हैं। पाकिस्तान के अवाम को कभी हकायक बताए ही नहीं गए। पाकिस्तान के अवाम के सामने हमेशा जो है धोखा रखा गया, शराब रखा गया, और लोगों को कहा गया ये शराब नहीं है, ये पानी है, भागो। और प्यासे लोग शराब की तरफ भागते रहे और पहुँचे तो शराब था। उन्हें पता चला कि कुछ भी नहीं था, ये रेत थी, वही रेत थी जो हम दूर से पानी नज़र आ रहा था, ये रेत थी। पहले शराब दिखाया गया। चलें जी, पाकिस्तान में एक जमहूरियत चल रही थी, एक सिस्टम चल रहा था, फिर अचानक आया कि भी एक लाडले दिया, उसके इस तबाही बर्बादी के बाद किसी और का इसे संभालना जो है वो किसी के बस की बात नहीं थी। ये टोटल फेलुअर की तरफ गए। इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कहा जाए जनाब इन्होंने तो वाह वाह कर दी, क्या कमाल कर दिया है, इन्होंने तो मौजे कर दिखाए हैं मईशत में, समाजियात में, लोगों की ज़िंदगी में कोई और उम्मीद भर दी है। इन्होंने लोगों से आखिरी उम्मीद भी छीन ली। ये पहली 2018 से शुरू होने वाली बर्बादी की दूसरी मंजिल जो थी, ये जो 15 महीने 18 महीने पहले इस मुल्क पर नाजिल की गई थी, वो थी ये हुकूमत जो अभी PMLN की हुकूमत हमारे सामने थी। असल में लोगों के सामने क्या है? लोगों के पास अब भी हकायक सामने नहीं है। लोगों को कुछ नहीं बताया जाता है। लोगों को ये नहीं बताया जाता है कि आप दुनिया क्या क्या चीजें हैं, लेकिन आप एक आबादी का बम है, ये कोई नहीं बताता है लोगों को।
लोगों को ये नहीं बताता है कि छोटे से जुग्राफिया का मुल्क दुनिया की 5 ठीक है नज़ीर लगारी साहब, वैसे एक बार मैं चाहूंगी कि आपको भी सुनाऊं, हम सब सुने कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किस तरीके से आवाम से फिर से एतमाद का वोट मांगा गया है। सुन लेते हैं फिर बात करते हैं। उस मौला करीम जिसके कब्जे में मेरी और आपकी जान है, उसको गवाह बनाकर कहता हूं कि अगर आपने नवाज शरीफ को अगले इलेक्शन में दोबारा जिताकर वज़ीर आज़म मुंतखब करवाया तो मैं शहबाज शरीफ आपसे वादा करता हूं कि अपने साथियों के साथ जान लड़ा दूंगा और दिन रात काम करूंगा। पाकिस्तान की हालत हम मिलकर 5 सालों में बदल देंगे। जान लड़ा देंगे और पाकिस्तान की तकदीर 5 सालों में बदल देंगे। जी नज़ीर लगारी साहब। जी हाँ, मतलब ये कि तकदीर बदलने के लिए किसी ने रोक तो नहीं रखा था। क्या नवाज शरीफ साहब का जो भी फरमान वहां से आ रहा था उसको किसी ने भी नहीं रोका है। जो कह रहे थे वही किया गया है। एक शहजादा निकला था लॉन्ग मार्च करने के लिए कि जी मुझे अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना है, और सिर्फ इसलिए लॉन्ग मार्च कर रहा था। लेकिन अल्टीमेटली ज़ाहिर है इदारा अपने सिस्टम को देखता है, इदारा अपनी चीज़ें देखता है। इदारे ने अपने तौर पर जो भी करना था वो करके भेज दिया इनको, इन्होंने लगा दिया। तो उनके पास कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसको वो करना चाहते थे और नहीं कर सके। 18 महीने में मियां नवाज शरीफ भी थे और जनाब शहबाज शरीफ भी थे। हमारे ऊपर एहसान ये किया आपने महंगाई की एक तारीखी रिकॉर्ड वो जो बनाकर उसके बाद कहा कि जनाब हम IMF की सारी शराइत मानते हुए लोगों के ऊपर पहाड़ तोड़ रहे हैं। देखें ये सिस्टम जो है वो हमेशा अपने आप को बचा लेता है। अशराफिया, हुक्मरान अशराफिया अपने आप को बचा लेती है। इदारे महफूज रहेंगे, बड़े अफसरान महफूज रहेंगे, सारे के सारे लोगों का हमेशा कोई इशू नहीं होगा। इनको तनख्वाहें भी मिलेंगी, इनके सारे के सारे काम होते रहेंगे, और जो सनतकार है वो नुकसान उठाएगा, जो ताजर है वो भी अपना कारोबार करता रहेगा, और उसके अलावा जो और बिजनेस से लोग हैं वो भी अपना कारोबार करते रहेंगे। स्टॉक एक्सचेंज में जो लोगों की फाइनेंसिंग होती है, जो शेयर लेते हैं उनके शेयर डूबेंगे लेकिन सेठ बचा रहेगा, और अगर सेठ को पैसा गैर मकबूल लगा तो वो पैसा उठाकर यहाँ से ले जाएगा। ठीक है, लेकिन पैसे की तो नहीं जा सकते। तो लगारी साहब मुझे ये बताइए ना कि अवाम एक बार फिर से एतमाद का वोट देगी, होगा एक बारी फेयर शेयर या फिर नहीं? मेरा ख्याल है कि अवाम फैसला करेंगे और आपके पास एक मुनक़सिम किस्म का मैंडेट आएगा, और मुझे अफसोस है कि मुनक़सिम मैंडेट आएगा, और होना चाहिए, दे देना चाहिए। PMLN को लोग दे दें वोट, लेकिन अब मुनक़सिम मैंडेट आएगा और फिर जो है वो बैठकर हिस्से बखरे किए जाएंगे और लोगों को राजी करने के लिए पता नहीं क्या क्या किया जाएगा। ठीक, सलमान आबिद साहब तैयार हैं एक बार फिर से नवाज शरीफ साहब जल्द वतन वापस आकर पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाले हैं? मुझे ऐसे लगा कि शहबाज शरीफ साहब अगला इलेक्शन बांग्लादेश से लड़ना चाहते हैं। पाकिस्तानी कौम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे तो 80 की दहाई से इस ख़ानदान ने लगाया हुआ है। कितनी दफ़ा इक़्तिदार चाहिए, कितनी दफ़ा इक़्तिदार में आए हैं, हर दफ़ा ये इसी तरह से कहते हैं कभी मेरा नाम बदल दें, मेरा ये कर दें, मेरा वो कर दें, और ये लोगों को समझते हैं कि लोग बेवकूफ़ हैं। लोगों ने देखा इनका दौरे हुक्मरानी, क्या नहीं देखा? और जब देखा है तो फिर लोगों को पता है कि उन्होंने क्या परफॉर्म किया है, और अभी भी उनके पास बेचने के लिए तो कुछ भी नहीं है। का जो जलसा था वो जी जलसे तो देखिए ना पाकिस्तान में, जी आपने भी देखे होंगे, शायद आपको याद भी ना हो। काजी हुसैन अहमद इससे बड़े बड़े जलसे करते थे इस्लामिक फ्रंट के, वोट नहीं निकले थे। जलसे करना भी 12 अक्टूबर, ये 12 तारीख के बाद जब हुकूमत खत्म होगी फिर उसके बाद देखेंगे PMLN कितने बड़े जलसे करती है। अभी तो हुकूमत थी ना, इसलिए जलसा भी बड़ा हो जाएगा। दूसरी बात यह है, अभी इलेक्शन कहाँ हो रहे हैं? किसने कहा आपको इलेक्शन करवाने जा रहे हैं? वो उन्होंने तो सारा फार्मूला बता दिया है इलेक्शन ना कराने का। सारी जमातों ने मुत्तफिक तौर पर तय किया है, पहले मरदमशुमारी के नताइज, उसके बाद उनकी हल्का बंदियाँ, और उसके बाद 3, 4 माह, 5 माह, 6 माह जब भी इलेक्शन पोस्टपोन होते हैं वो करेंगे इंशाल्लाह। उन्होंने तो इलेक्शन में नहीं जाना। और दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब को बता दें कि उनको अगर वज़ीर आज़म बनना है और उनके ज़रिए इनकलाब आना है तो पहले पाकिस्तान आना पड़ेगा। वो तो अपने भाई की हुकूमत के अंदर पाकिस्तान आना उन्होंने गवारा नहीं किया, और वो चाहते हैं कि पहले उनको बॉन्ड लिख के दिया जाए एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, जैसे हमेशा से मिलता है, कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलेगा, कोई उनको हाथ नहीं लगाएगा, बल्कि सीधा एयरपोर्ट से लाल कारपेट बिछा के जनाब उनको दरबार में ले जाके उनसे हलफ उठाया जाएगा प्राइम मिनिस्टर बनाने का। पता नहीं कहाँ बैठ के हम बातें कर रहे हैं। और पहले आप इलेक्शन तो करवाएं, इलेक्शन के ऊपर तो इतफाक करें। और ये जो अभी नज़ीर लगारी साहब ने बात की, अवाम
पाकिस्तान का कौन सा इंतखाब है जिसमें अवाम ने फैसला किया है? फैसले तो आप इंतखाबात से पहले बैठ के कर लेते हैं सारे के सारे मिलके। इंतखाबात तो एक मसनूई तरीके से खेला जाता है खेल सारा का सारा। इंतखाबात से पहले ही सिलेक्शन हो जाती है, किसके लिए लेवल प्लेइंग होनी है, किसके लिए लेवल प्लेइंग नहीं होनी, किसको बाहर निकालना है, किसको अंदर रखना है। इंतखाबात में सियासी इंजीनियरिंग कैसे करनी है, कैसे नई नई जमातें बनानी है। कभी पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई जमात बना देंगे, कभी PMLN के खिलाफ कोई जमात बना देंगे, कभी PTI के खिलाफ कोई जमात बना देंगे, कभी MQM के खिलाफ कोई जमात बना देंगे। ये खेल हम देख नहीं रहे पिछले कई दिहाइयों से। अवाम फैसला करेगी। अवाम को कभी फैसला करने का इख्तियार दिया है आपने जो अवाम फैसला करेगी? अवाम को तो आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। जमहूरियत, पार्लियामेंट की बालादस्ती, ऐसी पार्लियामान जहां 10 लोगों के साथ बैठ के कानून साजी की जा रही है, ऐसी पार्लियामान जहां गैर जमहूरी कानून साजी की जा रही है, जहां प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये कहे कि उससे कोई मसला ही नहीं है अगर लोग उसको एस्टैब्लिशमेंट का बंदा कहते हैं, कोई उसको फर्क ही नहीं पड़ता उसके डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल क्या है, मुझे बताइए। इसलिए ये जो पाकिस्तान के अंदर एक सियासी ड्रामा और ये सारी की सारी रूलिंग एलीट शामिल है। साबका हुकूमत PTI की हो, उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, उससे पहले PMLN की हुकूमत हो, MMA की हुकूमत बनी 2002 में, KPK में MQM की हुकूमतें बनती रहीं, अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत बनी, BNP की पार्टी की हुकूमत बनी। इन सारी सियासी जमातों ने 2 काम किए। एक काम यह किया कि अवाम को पसे पुष्ट छोड़ दिया, अवाम के मफादात को कुर्बान कर दिया, और दूसरा बहुत अच्छी बूट पॉलिश की सबने एस्टैब्लिशमेंट की, और एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर सियासत की, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर सियासत अपने मफादात को तक़वियत दी, जमहूरियत को कमज़ोर किया। और यही वजह है कि आज जमहूरियत जो है सबसे कमज़ोर पोजीशन पे खड़ी है। और फैसला जो है निगरान वज़ीर आज़म का वो सियासी लोग थोड़ी कर रहे हैं, वो तो कोई और कर रहा है। नाम आ जाएगा, सबको पता चल जाएगा। ठीक है जी। हसन रज़ा पाशा साहब, ये जो अभी बात की सलमान आबिद साहब ने भी नई मरदमशुमारी के नताइज के हवाले से जो उसके बाद इलेक्शन कराने का जो कहा जा रहा है, तो डिले होता है अगर इलेक्शंस में, तो फिर आइन और कानून क्या कहता है इस हवाले से? देखें, डिले तो आईनी तौर पे तो नहीं हो सकता और कानूनी तौर पे भी नहीं हो सकता, लेकिन आपको पता है कि इस मुल्क में नजरिया ज़रूरत हर वक्त मौजूद है, कभी मरा नहीं है। वक्ती तौर पे अगर सुलह दिया गया तो ये अलग बात है, लेकिन उसकी मौजूदगी से इनकार नहीं किया जा सकता और उसके इस्तेमाल से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अभी हम पहले ही ये कह रहे थे कि जब KP के और पंजाब की असेंबलीज का केस चल रहा था कोर्ट्स में, तो उस वक्त भी आर्गूमेंट्स जब किए गए तो उसमें से एक आर्गूमेंट ये भी था कि अभी मरदमशुमारी हो रही है, उसका रिजल्ट आना बाकी है और डिलिमिटेशन लाजमी होनी है, और जब डिलिमिटेशन होगी तो फिर जाहिर है अपीलें आएंगी, पहले अपील आएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, फिर हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो ये तो टाइम कंज्यूम होगा इस पे, ये 6 महीने भी हो सकते हैं, 8 महीने भी हो सकते हैं। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इलेक्शन अगर तो आइन को मद्देनजर रखना है, तो अगर डिले भी करना है इसको डिलिमिटेशन के हवाले से, तो फिर फरवरी के एंड या मार्च के स्टार्ट तक इलेक्शन हो जाने चाहिए। अच्छा। क्योंकि एक हाउस इनकम्प्लीट हो जाएगा, सेनेट ऑफ पाकिस्तान, तो उसको अगर कंप्लीट करना है तो फिर असेंबलीज का वजूद ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो सेनेट के लिए वो यही असेंबलियां हैं। लेकिन अगर कंप्लीट नहीं होगा तो फिर किस तरह आगे चलेगा मामला? तो जो पहले हिस्से में अर्ज कर चुका हूँ वो नजरिया ज़रूरत ही बाकी बचता है और कुछ नहीं बचता। ठीक है रजी साहब, ये जो आइंदा इलेक्शन में किसी भी किस्म की ताखीर को रोकने के लिए सेनेट में करारदाद जमा कराई गई है, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, मुझे बज़ाहिर ये लगता है कि इस हुकूमत के अंदर भी 2 ग्रुप हैं, और बाहर तो हैं ही हैं, ग्रुप बैठे ही हुए हैं, लेकिन अंदर भी 2 ग्रुप हैं। अच्छा। उन ग्रुपों की बाहमी लड़ाई भी है। हुकूमत भी किसी जगह के ऊपर लूज खेल जाती है। जैसे आपने देखा हो कि वो जो रेगुलेट करने की बात हो रही थी डिजिटल मीडिया को, अगरचे वो किसी और वजह से हुआ, लेकिन वो बिल ड्रॉप हो गया। चेयरमैन सेनेट की मुराद का बिल वापस हो गया। वो अलग बात है कि सदर साहब सरकारी खर्चे पर जाके हज कर आए, लेकिन चेयरमैन सेनेट के लिए उसके ऊपर हमारे दोस्तों ने कितने कितने जनाब डंडे और डांगरे बरसाए। तो मुझे लगता है, और यही शायद पार्लियामेंट की ज़रूरत भी होती है और जमहूरियत का हुस्न भी होता है, कि जो काम वो नहीं करना चाह रहे होते उसके ऊपर, अब देखिए एक अर्जी भी तो चली गई है ना PTI की तरफ से,
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर है और सेक्रेटरी हैं, दोनों का ताल्लुक पीटीआई से है, वो पीटीआई का दुरंगा पहन के जीते हुए हैं। तो उन्होंने नए इंतखाबात पर, नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन ना करवाने को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। आज उसकी बाकायदा प्रेस रिलीज जारी हो गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से एक एप्लीकेशन डालेंगे। तो ये सिर्फ इस हुकूमत की नीयत के अंदर खराबी नहीं है कि इलेक्शन डिले हो जाएं, किसी और की नीयत के अंदर भी खराबी है कि नहीं जी इलेक्शन जो है वो आप पुरानी के तहत चलाएं। अब जो रिकॉर्ड है हमारी अदलिया का माशाल्लाह, हाँ इमरान पीटीआई की एप्लीकेशन होगी तो फौरन नंबर भी लगेगा उसके ऊपर, वो टेकअप भी हो जाएगी। मैं बड़ी माजरत के साथ कर रहा हूँ, हालिया तारीख तो यही बताती है। लेकिन अगर वो ट्रेडिशनल तरीके से गई तो फिर तो आप 2 साल इलेक्शन ना लें। यहाँ पे तो एक साहब ऐसे भी हैं जो कि चले जाएंगे अगले महीने, 5 साल 2 माह पहले उन्होंने एक ऑर्डर दिया था, डिटेल ऑर्डर आज तक नहीं दिया उन्होंने, ठीक है। और 300 से ज्यादा ऐसे मुकदमात हैं जिनके शॉर्ट ऑर्डर वो जारी फरमा चुके हैं, डिटेल्ड ऑर्डर उन्होंने नहीं देना और अगले महीने रिटायर हो रहे हैं। इस रिकॉर्ड की हमल सुप्रीम कोर्ट के पास अगर ये मुकदमा चढ़ जाता है तो फिर तो हम अगले 3 साल रोए ना इलेक्शन को बैठ के। तो हर तरफ से हर कोई अपना जोर लगा रहा है और कोई गाड़ी को आगे से पीछे को धक्का लगा रहा है, कोई पीछे से आगे को लगा रहा है, कोई उसके टायर खोलने की कोशिश कर रहा है कि मैं ये दिहाड़ी लगा लूं, कोई उसका इंजन निकालने की कोशिश कर रहा है। और ये गाड़ी जिसका नाम पाकिस्तान है ये एक जगह पे खड़ी हुई है, ना आगे चल रही है ना पीछे जा रही। सही है। सलमान आबिद साहब आप कुछ ऐड करेंगे इस पर? रिजवान रजी साहब ने जिस गाड़ी का जिक्र किया है उसको तो हमने माशाल्लाह 70 साल से एक तजर्बा गाह बनाया हुआ है। ये कोई नई बात तो नहीं हो रही ना पाकिस्तान में, कोई पहली दफ़ा ये खेल खेला जा रहा है। कई दहाइयों तक, कई बरसों तक इलेक्शन नहीं हुए। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन भी 9-9, 10-10 साल तक यहाँ पे सुबह ने नहीं करवाए। और जैसे होते हैं वो सबको पता है। और रिजवान रजी साहब क्योंकि कानूनी आदमी है, कानून की बड़ी बात करते हैं, कानून के अंदर कहते हैं लकूना कोई नहीं है। अब लकूने सारे सामने आ रहे हैं, ठीक है ना। ये कहते थे इंतखाबात में ना होने के कोई लकूना नहीं है, अब लकूना उन्होंने पैदा कर दिया है। और ये भी कहा था कि ये एक वाहद सुन लें, अभी आप इलेक्शन डिले जी आपने तो ये भी कहा था कि 2 जो निगरान वज़ीर आला की मौजूदगी में मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास नहीं हो सकता, वो भी हो गया। वायलेशन होगी ना, वायलेशन है ना, ठीक, वही मैं कह रहा हूँ ना। इसका मतलब क्या है? वायलेशन तो कोई क्या कर सकता है? रिजवान रजी साहब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, सुन तो लें। आप पे तनकीद नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि इस मुल्क में आइन की ये कदर है, इस मुल्क में कानून की ये कदर है, इस मुल्क में रियासत जिस तरह से ऑपरेट की जा रही है उसकी ये कदर हम देख रहे हैं ना। जिस तरह से चलाया जा रहा है मामला, जैसे दिल करता है उसको आइन को अपनी तशरीह कर लेते हैं, जैसे दिल करता है कानून की अपनी तशरीह कर लेते हैं, जैसे ठीक है ना। ऐसे ही पाकिस्तान को चलाना हमने। उसमें आम आदमी के मफादात किसने देखने हैं, उसमें रियासत के मफादात किसने देखने हैं, उसमें आम शहरियों के मफादात किसने देखने हैं, उसमें इदारों के मफादात किसने देखने हैं। हम तो एक ऐसे टकराव के अंदर चले गए और उस टकराव का नतीजा ये मिल रहा है कि ना सियासत यहाँ मजबूत हो रही है, ना आइन यहाँ मजबूत हो रहा है, ना कानून यहाँ मजबूत हो रहा है, ना मईशत यहाँ मजबूत हो रही है, ना आम आदमी यहाँ मजबूत हो रहा है। और हम सब के ऊपर सवालिया निशान लगे हुए हैं। सिर्फ फर्क ये पड़ रहा है कि मैं उसको ब्लेम दे रहा हूं, वो मुझे ब्लेम दे रहा है। एक दूसरे को ब्लेम गेम करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई इस्लाह के लिए आगे नहीं आना चाहता। भाई अगर आप ये इलेक्शन जो है नवंबर में कराने की बजाय मार्च में भी करवा लेंगे ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि जिन बुनियादों पर इंतखाबात को मुलतवी किया जा रहा है या जिन बुनियादों पर इंतखाबात के अंदर ताखीर पैदा की जा रही है, वो मसला मार्च में भी हल होने वाला नहीं है। सबको पता है कि इंतखाबात किस बुनियाद के ऊपर ताकीद की जा रही है, सबको अंदाजा है। इस बयान को जेल में C क्लास देने पर तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी को तशवीश है। साथ ही साथ अटक से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। आज चेयरमैन PTI से उनके वकील जो हैं उनकी मुलाकात भी हुई, उनकी जानिब से ये कहा गया कि उनको अज़ियतनाक माहौल में रखा गया है और तहरीक इंसाफ को इस बात पर तशवीश है। सवाल हमारा ये है कि चेयरमैन PTI की सियासत से माइनस होने के बाद अब तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। और रज़ी साहब बड़ी अभी गुफ्तगू कर रहे थे, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब एक बात उन्होंने की, उन्होंने यही कहा कि एक और साबिक़ वज़ीर आज़म अब जेल चला गया है। मैं तो बचपन से यही देखता आ रहा हूँ कि सियासतदान ही इस तरीके से जेल में जाते हैं। तो रज़ी साहब हम इस दायरों के सफ़र में ही रहेंगे? देखिए बिल्कुल बिलावल साहब ने बड़ा वैलिड क्वेश्चन रेज किया है। इमरान खान साहब जो हैं वो मुसलसल जो है
वो अपने साथ कुछ सरकारी अफसरों का भी नाम लेते रहे हैं ना, कि अगर उनका कसूर है तो सरकारी अफसरों को भी बार बार कहते रहें। उन्होंने इस तोशाखाना केस के अंदर भी एक सरकारी अफसर का नाम लिया, तो वो सरकारी अफसर को तो किसी ने नहीं हाथ लगाया, एक और वज़ीर आज़म चला गया। मुझे इमरान खान साहब के तर्ज़ सियासत से इख्तलाफ हो सकता है, उनकी 1 करोड़ 1 बात से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये बात अपनी जगह के ऊपर हकीकत है कि अब तक इस मुल्क के अंदर सियासतदान ही जाते हैं जेल के अंदर, और बाकी लोग जो होते हैं वो अमेरिका और कनाडा में चले जाते हैं, यहाँ पे वतन फरोशी करते हैं, अपना अदारा बेचते हैं, अपने अदारे को बेच के अमरीकियों से पैसे पकड़ते हैं, फिर अमेरिका में चले जाते हैं, वहाँ पे अपने घर में रोज़ाना मुजरे कराते हैं, उनकी बेग में इंडियन गाने गाती हैं, हाथ में वो जाम पकड़ते हैं, और फिर उसकी वीडियो बड़े एहतमाम के साथ मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर डिस्प्ले करते हैं कि ये देखो, ये हमने वतन बेचा था, ये माँ बेची थी, और उस माँ को बेचने के नतीजे में देखो हम कितनी अय्याशी कर रहे हैं, और तुम बेवकूफ़ घटिया मुहिब्बे वतन, अपने वतन से मोहब्बत का जो है वो मंत्रा गाने वाले तुम घटिया लोग पीछे रह गए हो, हम आगे गुजर गए। ये है एक मखलूक, और उनको हाथ नहीं लगा सकते। इस बात को जिसको मैं आज कह रहा हूं, इसका जिक्र किया था आज से 3 साल पहले एक जर्नलिस्ट ने, उनको एयरपोर्ट के लॉन में इतना मारा गया था, वो अपना मेंटल लेवल खो बैठे हुए हैं, ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं वो साहब, अगरचे अभी भी सहाफत में है। एनी हाउ, इमरान खान साहब आज पेश हुए हैं, उनको पहला उनका सरकारी दिन था, आज उनकी जो मुलाकात होती है किसी भी कैदी की वो करवाई गई है, उनको कैदी नंबर अलॉट हुआ है, उनको जेल के कपड़े जारी हुए हैं, और ये बिल्कुल गलत बात है कि उनके साथ कोई मिसबिहेव किया जा रहा है। बुनियादी तौर पे ये फैसला करना कि वो अडयाला नहीं जाएंगे, वो अटक जाएंगे, इस फैसले के अंदर बदनीति कार फरमा थी, क्योंकि अटक के अंदर सिर्फ C क्लास है, वहाँ पे B और A क्लास हैं ही नहीं। B और A क्लास जो हैं वो अडयाला में एग्जिस्ट करती थी। बीइंग एन एक्स प्राइम मिनिस्टर A क्लास के लिए वो क्वालिफाई करते हैं, 3 मुशक्कती उनको मिलने चाहिए, उनको अपना खाना पकवाने उन मुशक्कतियों से का हक है, जेल मैनुअल के अंदर लिखा हुआ है, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा। ये इंतकामी कार्रवाइयां थी। ये जिसने ये फैसला किया, रास्ते में जब वो लाहौर से निकल पड़े, वो लाहौर से अडयाला के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में फिर फैसला जिसने भी किया, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कि ये मोटरवे पे सीधा ही जाएंगे, आप अटक पे जाके उतरेंगे, ये रास्ते में फैसला हुआ है। तो वो फैसला, अब वहाँ पे उनको कम अज़ कम अगर AC नहीं मिला तो कूलर तो मिल गया है, जो कि बहरहाल A क्लास का प्रीरोगेटिव होता है, मुशक्कती भी मिल गए हैं, सारा कुछ हो गया है, लेकिन वो जो फैसिलिटीज़ जो हैं वो अडयाला में दस्तयाब हैं, वो अटक में दस्तयाब नहीं हैं। तो बहरहाल ये अपनी जगह पे है, दुख की बात है, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर मजीद जेल चला गया है, और वो जो कुछ भी कर लें, वो वतन भी बेच दें, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये एक हमारे हिस्ट्री है, ये एक रियलिटी है जो बार बार उभर के हमारे सामने आती है। सही है, एक दायरे में ही हम सफ़र कर रहे हैं। मुआवन खुसूसी जो हैं साहब, उनकी जानिब से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और उन्हें जेल में A क्लास की सहूलियात की फराहमी पर कुछ गुफ्तगू की गई है, वो सुनवाते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। आप तो इनकलाबी थे, आप तो बिल्कुल और जहनीत के तहत आए थे, तो ये क्या हो गया? आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्यों कह रहे हैं कि फैसिलिटीज दी जाएं? कैसी फैसिलिटीज चाहते हैं? मतलब आप जेल गए हैं, ससुराल तो नहीं गए। आपने तफरका डाला, नफरत के बीज बोए, लोगों को आपस में लड़ाया, और उसका नतीजा आज क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि आज पूरे मुल्क में आपके लिए बाहर निकलने को कोई तैयार नहीं है। आप तो इनकलाबी थे, आप तो टक्कर के लोग थे। नज़ीर लगारी साहब, क्या ये तंज करना और ये जो रवैया अपनाया गया है अता तारड़ की जानिब से, क्या ये दुरुस्त है? अच्छा, अगले साल के अंदर अल्लाह ना करे कभी भी ना हो ऐसा। मैं कहता हूँ कि किसी के साथ भी जो वाकई कोई क्राइम करता है, कोई कत्ल करता है, कोई इंसानी खून बहाता है, या कोई हीनियस क्राइम करता है, उसके साथ तो आप कानून के मुताबिक अमल करें। अगर कुछ सियासी मामलात हैं, इस तरह के मामलात हैं, वाइट क्राइम कॉलर है, उसके बारे में जो कुछ अता तारड़ साहब कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल अगर इनके साथ पेश आ जाए और बिल्कुल ऐसे ही जुमले कहे जाएं तो क्या होगा? देखें, नहीं सोचा जा रहा है, अब तक इन लोगों को होश के नाखून नहीं आए हैं। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम यरगमाल पॉलिटिकल सिस्टम है,
और उसके करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये जो कुछ भी है ये जोकर हैं और जोकर की तरह काम करते हैं और उसी तरह ही अपने आप को पेश करते हैं, ज़रा सा भी अपना हुलिया भी तब्दील नहीं करते हैं, बिल्कुल उसी तरह आ जाते हैं। अच्छा जनाब, आपके पास कोई और सख्त सूरत हाल नहीं हो सकती थी? मैं सही, मुझे शदीद इख्तिलाफ है इमरान खान साहब की सियासत से। मुझे तकलीफ होती है जब मैं उनको बतौर सियासतदान समझता हूँ या मैं सोचता हूँ कि वो सियासतदान हैं या सियासतदान बनाए गए या सियासत उनके हवाले की गई या सियासत के हवाले वो किए गए। बहुत अजियत महसूस करता हूँ, इसलिए कि कोई काम ही नहीं था इनका, सियासत कोई काम नहीं था। लेकिन उसके बावजूद क्या वो क्या उनके साथ इस तरह का सलूक होना चाहिए? क्या जब वो लाहौर एयरपोर्ट पर ले जाए गए तो कौन सी वेदर कास्ट आ गई थी, कौन सी फोरकास्ट आ गई थी कि जनाब आपका मौसम बहुत खराब हो गया है। टेम्परेचर नॉर्मल था, हवा नॉर्मल थी, हर चीज़ नॉर्मल थी, सारे तैयारे चल रहे थे, कोई फ्लाइट्स मनसूख नहीं हुई, कोई परवाज मनसूख नहीं हुई। बस एक हेलीकॉप्टर जो ले जाना था, नहीं भाई इसको ये एहसास दिलाएं कि जनाब हेलीकॉप्टर जो है वो हम तुम्हें दिखाएंगे, बिठाएंगे नहीं, हम तुम्हें वापस ले जाएंगे पैदल, चलो भाई वापस चलो, और हम तुम्हें पिम्स ले जाएंगे, लेकिन पिम्स में आपका चेकअप वेकअप कुछ नहीं होगा, बस आपको दिखाएंगे ये पिम्स है और यहाँ से वापस चलो। फिर वापस जाएंगे, पाडियाला की तरफ नहीं जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे जहाँ पर कुछ भी नहीं होगा आपको। और जहाँ नवाज शरीफ ये कहा करते यार मच्छर बड़े कट देने, और मच्छर अब जाओ उधर मच्छरों के काटे जाने के सूरत हाल को जाकर फेस करो। अगर नवाज शरीफ के साथ हुआ था तो गलत था यार, अगर किसी और के साथ गलत हुआ था। बेनजीर को 53 टेम्परेचर में उनके सामने आकर बिजली की तार काट दी गई और वो पंखा वंखा उतार दिया गया और एक भारी बल्ब उसकी आंख के ऊपर रखा गया कि इस माहौल में जियो और इस माहौल में मरो। और यह था कि पूरे का पूरा, वो अपना खुद बताती है कि पूरी बॉडी पर जो है वो उनको छाले निकल आए थे और पूरी बॉडी जो है उनकी बहुत ज्यादा बुरे तरीके से जो है वो जख्मी हो चुकी थी। क्या आप ये सिलसिले को चलाना है? हम आगे भी इसी तरह करें, हम लोगों को अपनी अपनी शोबाए जिंदगी से निकालें और कहें आ जाओ भाई यहाँ पर और सियासत करो, हम तुम्हें हीरो बनाएंगे, और फिर अचानक तुम जीरो बन जाओगे, फिर तुम्हें उठाकर हम एक खाल में बंद करेंगे और शहनशाह मुअज़्ज़म के किसी ट्रक के पीछे लगा देंगे। इब्ने कासिम को भेजा था यहाँ पर, जाओ सिंध फतह करके आओ, वापस जाने पर जो है उसको खाल में लपेट कर जो है फिर घसीटा गया। तो अगर आप यही कुछ करना है आइंदा भी तो ठीक है, ये मुल्क है आपका, आपके हवाले है, जिस तरह से चाहें आप। ठीक है। सलमान आबिद साहब, एक यहाँ तो तशवीश जाहिर की जा रही है, एक तो माहौल अच्छा नहीं है वहाँ पे, अजियतनाक माहौल है, इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस खदशे का भी इज़हार कर रही है कि चेयरमैन PTI की जान को भी खतरा है। देखिए वैसे मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आप बार बार अता तालड़ को ले आती हैं सामने, उनको तो उनके घर वाले भी सीरियस नहीं लेते, आप बिला वजह से मीडिया में सीरियस लेके उनके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। सर ये अता तालड़ साहब जो है जी मामले खुसूसी तो यहाँ पे पता नहीं 20 है, कोई एक थोड़ी है, इनकी बातों को इतना संजीदा नहीं। देखिए बात ये है, शरीफ फैमिली भी माशाल्लाह, किसी के कमर में दर्द हो जाता था, किसी के बाजू में दर्द हो जाता था, किसी के पेट में दर्द हो जाता था, एक बंदा तो 8 हफ्ते की दवाई लेने भी गया हुआ है। तो इतने तमाम तर चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। असल बात क्या है कि इमरान खान साहब को अब तमाम कानूनी मामलात को फेस करना पड़ेगा। जेल कभी भी किसी के लिए कोई आइडियल नहीं होती, आप उसमें AC भी लगा देना तब भी वो आइडियल नहीं होती, जेल जेल ही होती है। और पाकिस्तान के जिन लोगों ने, जिन सियासतदानों ने जेलें भुगती हैं, उनको पता है कि जेलें क्या होती हैं, इसलिए लोग उसके अंदर जाके, अगर उनके पास इख्तियारात होते हैं, सियासतदान होते हैं, तो बड़े लोग होते हैं, जो दरख्वास्त देना है दूसरी जेल में मुंतकिली की या फिर A क्लास की सहूलियात की, क्या फिर वो घबराहट? अभी आपको रिजवान साहब ने बताया ना कि साबिक वज़ीर आज़म के तौर पर उनको क्या इख्तियारात हासिल है, तो अगर मांग लिया तो क्या मसला है, खराब क्या है? मतलब जेल तो उन्होंने भुगतनी है, वो चाहे वो डियाला में लाएं या वो यहाँ पर जाएं या इसके बाद नैब में जाएं, जाना तो उनको है ना। जो मराहत अगर कानून के अंदर लिखी हुई है वो तो उनको मिलनी है, जेल मैनुअल में लिखी हुई है वो तो मिलनी है। अब अगर आप वो भी देने से इंकारी हैं, तो जैसे इमरान खान साहब अपने दौर के अंदर सियासी इंतकाम की बात किया करते थे, उस तरह की गुफ्तगू आप भी करना शुरू कर दें, फिर फर्क क्या रह जाएगा? मेरी बात तो ये है ना। और मसला देखिए सारा क्या है,
मसला ये है कि हम बिला वजह इस तरह की बातों में सियासत ढूंढते हैं, चाहे हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो। और भाई असल मामलात की तरफ आए। डेमोक्रेटिक स्पेसेस आपकी वजह से कमज़ोर हो रही हैं, आपके इन्हीं करतूतों की वजह से, इन्हीं अमाल की वजह से आज जमहूरियत पे सवालिया निशान लग रहे हैं। उन पर आपकी तवज्जो नहीं है, किसको एसी देना है, किसको एसी लेना है, किसको एसी नहीं देना। तमाम फरोही मसाइल के अंदर हम अपनी एनर्जियां बर्बाद करते हैं, ज़ाया करते हैं। जो कौमी मसाइल हैं उनके ऊपर हमारी कभी कोई तवज्जो नहीं होती कि जनाब हमें क्या, कैसे सियासत को मजबूत करना है, कैसे जमहूरियत को मजबूत करना है, कैसे आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती, मईशत को दुरुस्तगी, आम आदमी का मुकदमा। ये बातों पे तो हम कभी सोचते नहीं इतनी संजीदगी के साथ, जितनी संजीदगी के साथ हम एक दूसरे पे लान तान करने के लिए आमने सामने आ जाते हैं। जब नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून के लोग जेल में थे तो उस वक्त पीटीआई के लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसी तरह का तमस्खर उड़ाया करते थे, जो आज हमने अता ताड़ल की सूरत में भी देख लिया। तो फर्क क्या है जो अभी नज़ीर लुगारी साहब बात कर रहे हैं कि सीखा क्या है आप लोगों ने? क्या? कुछ भी नहीं सीखा ना आपने। तो वही चीजें हरकतें कर रहे हैं, तो पहले में ही सफर कर रहे हैं और आगे भी यही होता रहेगा। और क्या करते, जब तक आप अपने आप को रिव्यू नहीं करेंगे, अपने आप को जांचेंगे नहीं, अपना एहतसाब नहीं करेंगे, अपने मामलात को दुरुस्त नहीं करेंगे, तो ये खेल इसी तरीके से जारी रहेगा और इसका फायदा किसी और को होगा। बिल्कुल ठीक है। हसन रज़ा पाशा साहब, कानूनी तौर पर आप क्या कहेंगे कि साबिक वज़ीर आज़म को C क्लास जेल में रखा जा सकता है? क्योंकि कानूनी तौर पे तो उनको C क्लास में नहीं रखना चाहिए, अखलाकी तौर पे भी नहीं रखना चाहिए, और A क्लास जो है वो उनके लिए चूंकि जेल मैनुअल के मुताबिक है तो वहाँ मिलनी चाहिए। ठीक। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, मैं आज देख रहा था टीवी, तो वो पुरानी कोई यादें ताज़ा कर रहे थे कि जब पीटीआई के चेयरमैन साहब अमेरिका में किसी स्टेडियम में ओवरसीज पाकिस्तानी से खिताब कर रहे थे और जितनी तज़ीक अमेज़ लहजे में वो बात कर रहे थे मियां नवाज शरीफ साहब के मुतल्लक कि मैं वो पंखा लेता है, एसी मांग रहा है, मैं अभी जाके तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। देखिए ये चीज़ें ना उन्होंने सबक सीखा ना इन्होंने सबक सीखा, और उसी अपने अपने वो उसके खौल में अपने आप वो गुम हुए हैं, अपने आप को रखा हुआ है जिसमें अना भी है, जिसमें तकब्बर भी है, और ये नहीं सोच रहे कि आखिर हम किस सिमत पे लेके जा रहे हैं। मामलात सारे यही हैं कि जब तक आप कोई बंदा फोरगो नहीं करेगा, एक चीज स्टेप डाउन, एक पार्टी स्टेप डाउन नहीं करेगी, तो क्या ये सिलसिला, ये चक्कर, ये तारीख का चक्कर जो है ये इसी तरह चलता रहेगा और हम एक दूसरे के साथ इसी तरह बदले लेते रहेंगे। तो हसन रज़ा पाशी साहब, कानूनी तौर पर केस को देखते हुए आपको क्या लगता है कि जमानत हो जाएगी या फिर जिस तरह से अभी बात हो रही थी कि एक के बाद एक केस में गिरफ्तारियां होती रहेंगी? देखिए कानूनी तौर पे जब इस केस की बात होगी, जो अब जिस केस में तो शहाना वाले केस में पीटीआई के चेयरमैन पाबंदे सलासल हैं, तो वो अगर आप देखेंगे तो वो प्रोसिक्यूशन ने 2 विटनेसेस पेश किए और फिर जब 342 की स्टेटमेंट आई वहां पे उन पे क्वेश्चन पुट किया गया कि क्या आप डिफेंस एविडेंस पेश करना चाहते हैं, जिसका रिप्लाई उन्होंने अफर्मेटिव दिया और फिर उन्होंने लिस्ट ऑफ विटनेसेस भी दी। जज साहब ने पता नहीं किस उजरत में थे, उन्होंने कहा जी नहीं आज ही पेश करें, हालांकि उनको वकला उनके कह रहे थे जी हमें 1 या 2 दिन दे देंगे, हम पेश कर देंगे। तो ये एक प्रोसीजर डिफेक्ट ऐसा है जिस पे मैं समझता हूं कि पीटीआई के चेयरमैन साहब को फायदा मिलेगा, क्योंकि हर मुल्ज़म का हक है कि वो अपने दिफा में अपनी जो डिफेंस एविडेंस है वो जरूर पेश करे, और ये अच्छा होता कि वो उसकी एविडेंस रिकॉर्ड कर लेते तो अपनी फाइनल जजमेंट में 1 आध या 2 पैराग्राफ लिख के उनको कह देते कि ये इररेलेवेंट है। तो अब बात सुने, जो ट्रायल है क्रिमिनल ट्रायल वो होता है 342 की स्टेटमेंट हो गई तो ट्रायल कंप्लीट हो गया। एक बात और आपको बताता चलूं कि उसके बाद फाइनल आर्गुमेंट्स का कहीं पे भी सीआरपीसी में जिक्र नहीं है कि 342 की स्टेटमेंट के बाद फाइनल आर्गुमेंट्स होंगे। आर्गुमेंट अगर हो जाते हैं तो ठीक, नहीं होते तो कोर्ट आर्गुमेंट सुनने की पाबंद नहीं है। ये है कानून के असल तकाजे। लेकिन अगर सुन भी लेते तो फिर भी कोई हर्ज नहीं था, कम अज कम इंसाफ होता नजर आना चाहिए था। ठीक है,
बिल्कुल ठीक है, आप यही कह रहे हैं कि सुन लिया जाता तो बेहतर हो जाता। नाज़रीन, तमाम जो हमारे एनालिस्ट हैं उनकी राय आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।